राम जी करेंगे तेरा बेड़ा पार, यह भजन आपने कई बार सुना होगा, लेकिन लाख टके का सवाल है कि 2024 में राम जी आखिरकार किसका बेड़ा पार करने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राममय हो गई है और मिशन 400 प्लस यानी 400 प्लस की ताल भी ठोक रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से गुजरात तक बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन में अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि कौन कहां से लड़ेगा और कौन किसके खिलाफ लड़ेगा। दिल्ली में बैठकर गठबंधन के नेता एकजुट होने का दावा तो जरूर करते हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल अलग है। पंजाब से महाराष्ट्र तक और बिहार से बंगाल तक गठबंधन के नेताओं में तलवार खिंच चुकी है, कार्यकर्ताओं में एक विरोध है, लेकिन दूसरी तरफ गठबंधन के नेता श्री राम और राम मंदिर को कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर पर खर्च हो रहा पैसा महंगाई रोकने के काम आ सकता था। इसी बीच अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण तक ठुकरा दिया है। उधर ममता बनर्जी ने प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में हिंदू मुस्लिम का एंगल खोज डाला है, लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि राम मंदिर की आलोचना और चुनाव की आधी अधूरी तैयारी के बीच क्या विपक्ष मोदी का मुकाबला, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। राम बनाएंगे काज या गठबंधन का आ जाएगा राज। ये दो तस्वीरें सियासत की पूरी कहानी बता रही हैं। एक तरफ राम मंदिर की तैयारी है, बीजेपी का मिशन 400 प्लस है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में पीएम उम्मीदवार और संयोजक से लेकर सीट शेयरिंग तक मुद्दा सुलझ ही नहीं रहा। सूत्रों का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन के कोई आसार नहीं है। पासे ते ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੱਟੜ ਚੋਰ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਰ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੋਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ नहीं बनेगी। बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग पर बवाल मचा है। সে অনেক পাড়া দিয়ে পাড়ার সকালে চায়ের দোকানে বসলে অনেক বাচ্চা ছেলে এসে বলে 20টা বিস্কুট দাও, 10টা বিস্কুট দাও, 10টা লজেন্স দাও। খেয়ে লজেন্স দুটো খাওয়ার ক্ষমতা নেই, 3টে খাওয়ার ক্ষমতা নেই, বাচ্চারা অনেক সময় চেয়ে বসে। 16 के बाद भी जो सीट बचते हैं, पहले तो आरजेडी के साथ ही सीपीआई सीपीएम कांग्रेस का था, हम लोग का तो था नहीं। 16 के बाद कितना बच जाता है? लगभग 24 सीट। 23 सीट हमारे हम हमेशा लड़ते आए हैं। हम 23 सीटें हम लड़े तो ज्यादा फायदा महाविकास आघाड़ी को होगा और इंडिया गठबंधन को होगा। हमारा फॉर्मूला सीधा है महाविकास आघाड़ी में कि जो जीतेगा उसकी सीट है। बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब, दिल्ली, सारे स्टेट का सीट जोड़ ले और उसके बाद देखें कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही। तो कांग्रेस को खत्म करने की साजिश तो पूरे इंडिया गठबंधन ही कर रहा। इस बीच राम मंदिर को लेकर विपक्ष की सियासत जारी है। আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে আমার কোনো আপত্তি নেই তো, কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা। আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করে যাচ্ছি, আমি কোনোদিনও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি আদিবাসীদের ভাগাভাগি করতে দেব না। और सब खर्चा सरकार का खर्चा जो गरीबों में जो पेंशन लोग हैं उनकी मदद में होना चाहिए था, महंगाई रोकना चाहिए था। राम मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी को नहीं करनी चाहिए। विपक्ष के कई नेता, कांग्रेस के नेता, सपा के नेता, तमाम लोग ये बात कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहती है? देश के प्रधानमंत्री को हक है बहुसंख्यक समाज के हृदय की भावनाओं का सम्मान करना, और वो ये जानते हैं, इसलिए मैंने कहा वो भारतीय जन के मन को समझते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि राम का नाम लेकर चुनाव में उतरी बीजेपी और एक दूसरे में सहारा ढूंढ रहे विपक्ष के बीच 2024 की चुनावी बाजी किसके नाम होगी? 2024 की चुनावी तैयारी का 360 डिग्री वाला विश्लेषण आइए नजर डालते हैं एक एक करके। भारतीय जनता पार्टी, मोदी के तौर पर पीएम उम्मीदवार का दमदार चेहरा, इंडी गठबंधन संयोजक से लेकर पीएम उम्मीदवार तक में तनातनी,
नीतीश चाहते हैं वो बन जाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि ये जो संयोजक का सवाल है ये केबीसी का सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति वाला सवाल है। बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा और 50% वोट का टारगेट लेकर आगे बढ़ रही है। सीट शेयरिंग में फंसा है इंडी गठबंधन। बर्ताव में आगे सहयोगी दलों के साथ शानदार तालमेल। पंजाब से बंगाल तक गठबंधन के साथी एक दूसरे को कोसने में जुटे हैं। टीएमसी कह रही है कि कांग्रेस एक ऐसा बच्चा है जो मांगता तो 18 बिस्किट है और खा सिर्फ 2 पाता है। कांग्रेस को हैसियत बता रहे हैं तमाम रीजनल पार्टीज और कांग्रेस के कार्यकर्ता को यह लग रहा है कि अगर बंगाल में हमें सीटें नहीं मिलेगी, दिल्ली में नहीं मिलेगी, पंजाब में नहीं मिलेगी तो हमें पूछेगा कौन? विधानसभा चुनावों में कौन पूछेगा? जो हाल सपा का हुआ, बसपा का हुआ, क्या वही हाल कांग्रेस का हो जाएगा? बर्ताव में आगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद 160 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। एनडीए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगा और बीजेपी तो निश्चित तौर पर 160 उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर हावी होने की रणनीति में जुटे हैं। कांग्रेस को से सीटें लेना चाहते हैं क्षेत्रीय दल और कांग्रेस को दबाना चाहते हैं और कांग्रेस के नेता ये नहीं होने देना चाह रहे। स्वाभाविक बात है। बर्ताव में आगे राम मंदिर के साथ ही चुनावी शंखनाद का प्लान है। राम मंदिर को कोसने में जुटे हैं विपक्ष के कई दल। यह भारी पड़ेगा। अब बड़ा सवाल, आज का बड़ा प्रश्न, राम का नाम बनाम राम के अपमान से तय होगी 2024 की चुनावी राह। मेरे साथ बात करने के लिए मेरे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है व्यूअर्स। सोने का दरवाजा, गोल्डन गेट जिसे कहते हैं, गर्भगृह के बाहर राम मंदिर में लग के तैयार हो गया है। 13 ऐसे गेट लग रहे हैं। ये पहला गेट लगा है, 12 और लगेंगे। सोने के पर्दे वाला दरवाजा लग के तैयार हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अगले कुछ दिनों में 12 ऐसे गेट लग जाएंगे। स्वर्ण द्वार है, ये गर्भगृह का गेट है, आज ही तैयार हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। एक तरफ रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ चुनावों की भी बात हो रही है। क्या आपको लगता है जो बात अलायंस को लेकर चल रही है और कांग्रेस चाहती है वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें लड़े और कांग्रेस, जैसा अविनाश पांडे ने बोला, कांग्रेस बैकडोर से बीएसपी के साथ भी बात कर रही है, यानी वो आपको बता रही है कि ज्यादा दमखम मत दिखाइए, हमारे पास बहुजन समाज पार्टी भी है। देखिए अमीश भाई, मैं सबसे पहले तो इस बात को क्लियर कर दूं कि गठबंधन में कौन कितना लड़ेगा इस पर बहस नहीं चल रही ना, इस पर चिंतन मंथन चल रहा है। कौन कहां जीत सकता है, बीजेपी को कैसे हरा सकता है, इस पर चिंतन मंथन चल रहा है। और जो आप अपने कार्यक्रम में बताते हैं कि नहीं केवल तकरार चल रही है, मैं आपके कार्यक्रम में अगर पूछूं कि अगर मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लूं, उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ जी मान लीजिए बीजेपी है, संजय निषाद जी की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है। क्या आपको मालूम है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? यह पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। देखिए गठबंधन ने मन बनाया है कि नहीं, बिल्कुल अंदरूनी मामला है, पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन यह गठबंधन का मामला है। पॉइंट नंबर 1 सार्वजनिक बयान है। पॉइंट नंबर 2 जी। पॉइंट नंबर 3 बीजेपी 160 सीटों के उम्मीदवार तय करने जा रही है, खबर यह है। दूसरी तरफ अलायंस में अभी तक यह नहीं जम पाया कि किसके साथ जाएंगे। कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी को भी साथ ले सकती है, तब क्या करिएगा आप? क्योंकि अखिलेश जी तो कह चुके हैं कि मायावती जी की गारंटी कौन लेगा? देखिए एक बात हम बिल्कुल आपके कार्यक्रम में साफ कर दें कि कांग्रेस हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, समाजवादी पार्टी हो, ये मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और जो जहां जीतने की स्थिति में होगा वो लड़ेगा। अब कांग्रेस के इतने बड़े नेता का तो कोई बयान आया नहीं कि कौन टच में है, कौन टच में नहीं है। अगर कोई उनके यूपी प्रभारी का बयान आ गया है, संविधान को बचाना चाहता मेरे है, हिसाब से पार्टी है। के अंदर अगर प्रभारी बात ये कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ बातचीत हो रही है, तो फिर क्या बचेगा इसके बाद? तो कर ले बात, क्या दिक्कत है? हम कह रहे हैं आपको क्या तकलीफ है, बीजेपी को क्या तकलीफ है? मेरे को क्या तकलीफ है? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। बात हो रही होने दीजिए। अगर आपको कांग्रेस छोड़ के चल देगी तो आप क्या करेंगे?
कहां छोड़ के चल देगी? कांग्रेस कैसे छोड़ के चल देगी? कांग्रेस इंडिया गठबंधन खत्म कर देगी क्या? कैसी बात हो कर रहे हैं? सकता किस तरीके है के इंडिया अफवाह फैला रहे गठबंधन हैं तो आप इंडिया अपने गठबंधन में कार्यक्रम आप ना हो, बहन जी हो। तो ये हो सकता है कि बीजेपी में अब की प्रधानमंत्री मोदी जी ना हो, मोदी जी का चेहरा ना हो, ये हो सकता है ना। जैसे आपकी बात हो सकती है वैसे किसी ने हमारी कहा बात हो थोड़ी। सकती है ना। तो आपके यहाँ आपकी तो बात कह में दिया। सच्चाई है ना हमारी बात में सच्चाई है। ना आपके यहां तो कह दिया ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये सवाल। ठीक है, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, असहज हो रहे हैं, मैं आपकी मजबूरी को समझता हूं, लेकिन फिर भी नहीं, बिल्कुल असहज नहीं हो रहा हूं। हो गए आप, बिल्कुल असहज नहीं हो रहा हूं, लेकिन हम असल मुद्दे से नहीं भागेंगे ना। नहीं ठीक है, लेकिन मैं सवाल पूछता हूं, आज आप की जो सवाल चर्चा है, करेंगे, हम जवाब देंगे। राम बनाएंगे काश या गठबंधन का आ जाएगा डॉक्टर अजय आलोक राज? क्योंकि सबने ठाना है कि इस बार मोदी को हराना है, सबने, यानी विपक्ष ने ठान लिया है। जय जय श्री राम। बनेंगे सब आपके काम, बस लेके राम का नाम। हम तो ये सोचते हैं दूसरा कोई राम को काल्पनिक मान लेता है, कोई सनातन को गंदा धर्म कहता है, कोई कहता है कि रामचरितमानस में तमाम तरह की ग्रंथियां हैं, फलाना फलाना फलाना, तभी किसी पार्टी का महासचिव बन के पार्टी के छाती पे मूंग दलते रहता है। पार्टी कहती है व्यक्तिगत विचार है, हमारे विचार थोड़ी ना है। राम मंदिर का आवंटन मिलता है किसी पार्टी के प्रमुख को, वो पार्टी के प्रमुख कहते हैं कि मैं तो जानता ही नहीं हूं कौन है आलोक कुमार, बिना जाने हुए व्यक्ति का मैं आमंत्रण कैसे स्वीकार करूंगा। मतलब राम के दर्शन करने से स्वयं का अहंकार ज़्यादा है। तो ऐसे अहंकारी और ऐसे दुराचारी लोगों को तो जनता ही देखेगी। और आपने ठीक कहा, सुनील भाई थोड़े असहज हैं, यही नहीं पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी असहज है जब से कांग्रेस ने ये मुसलमान जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू किया है। और कांग्रेस चाहती है कि मुसलमान जोड़ो पार्ट 2 जब तक चले यूपी में, तब तक समाजवादी पार्टी से कोई गठबंधन ना हो और वो बहुजन समाज पार्टी से चोंच लड़ाती रहे। क्योंकि उसे लगता है कि कर्नाटका और तेलंगाना में जिस तरह से मुसलमानों ने पलट के बीआरएस को छोड़ के, जेडीएस को छोड़ के एक तरफा वोट दे दिया था कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, तो ये एक्सपेरिमेंट करने की जगह यूपी और बंगाल से अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती अमित भाई। जरा रूट की प्लानिंग देखिए जो कांग्रेसियों की। और पहला रिएक्शन आया था अखिलेश यादव का कि जब महागठबंधन बना नहीं, सीट शेयरिंग हुई नहीं, राहुल गांधी यात्रा पे निकल जाएंगे, तो दिल्ली में बैठेगा कौन, गठबंधन होगा कहां से। ये सोचते हैं कि कांग्रेस को 8 सीट, 12 सीट, 4 सीट, कांग्रेस ये नहीं सोच रही है। कांग्रेस ये सोच रही है कि वो मुसलमान जो आज़ादी के बाद से उसका कट्टर वोटर था, समाजवादी पार्टी के पाले में चला गया 1992 से, उसी राम मंदिर के नाम पर, उसी बाबरी मस्जिद के नाम पर, तो अब तो राम मंदिर बन रहा है, तो ये तो सही समय है, मुसलमानों घर लौटो, मुसलमानों समाजवादी छोड़ो, कांग्रेस जोड़ो, ये नारा चलेगा मुसलमान भारत जोड़ो पार्ट 2 यात्रा, मुसलमान जोड़ो यात्रा में, जिसके कारण समाजवादी पार्टी की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि ये 18-19% का ब्रैकेट है उत्तर प्रदेश में, 17 से 19% के बीच में। यादव तो साथ ही 8% बच जाते हैं ना, ये निकल गया तो फिर बचेगा क्या, तो असहज तो हो गई। और कांग्रेस कॉम्पनसेट कर रही है इनको, ये नहीं तो बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, सुनील यादव का जवाब। गिरते पड़ते भी बहन जी का वोट 13.5% था। सुनील यादव, बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा कि कांग्रेस की हैसियत तो 2 बिस्किट खाने की है, लेकिन मांग रही है 18 बिस्किट। कुणाल घोष उनके सांसद ने यह बात बोली। देखिए अमीश भाई, मैं ये कह सकता हूं कि जब दलों का गठबंधन हो जाता है तो किसकी क्या क्षमता, इस पर आप मत जाइए। हम कह रहे हैं इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहा, लड़ाई लड़ेगा, भाजपा को हराएगा। अब आप पूछेंगे कौन कहां लड़ेगा, यही बात तो हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लेकिन जी सुनील जी दूसरी तरफ तरफ पूरी प्लानिंग हो गई है, दूसरी तरफ रणनीति बन रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी हम तय करेंगे 4 बैठकें हो गई, 6 बैठकें हो गई, हम तय करेंगे। तय तो आप मध्य प्रदेश में भी कर रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हाथ लगा आप लोगों के, खुद ही सोचिए ना। अमीश जी हमारी पूरी तैयारी है, हम बूथ पर काम कर रहे हैं, सेक्टर पे काम कर रहे हैं, ब्लॉकों पे काम कर रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के 80 की 80 सीटों पर कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि गठबंधन है, गठबंधन धर्म है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन कहां लड़ेगा।
जब तक सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं हो जाएगी। आप जो हमसे कहलवाना चाहते हैं, नहीं, मैं कुछ नहीं कहलवाना चाहता, मैं तो आपको 2019 याद दिलाना चाहता हूं। आपने बहन जी के साथ गठबंधन करा, बहन जी की 2014 में आई थी 0 सीट, 2019 में आई 10 सीट, आपकी आई थी 2014 में 5 सीट, आपकी 2019 में भी आई 5 सीट। यानी आपका वोटर आपको पसंद करता है, लेकिन आप गठबंधन में चले जाते हैं तो नुकसान हो जाता है। यह चुनावी विश्लेषण है, इसको अन्यथा ना ले। नहीं, मैं अन्यथा नहीं ले रहा हूं अमेश जी, मैं केवल ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी तो देश में रुक जाएगी। ये बात कांग्रेस को समझ में आ गई है और कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और उनके तरीके से और निर्धारित करनी पड़ेगी जो ना, सोच होगी उसी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। क्या गठबंधन दलों का यह सोचना कि बीजेपी रुक जाएगी तो उससे क्या शुभराष्ट्र बीजेपी रुक जाएगी, नरेंद्र मोदी रुक जाएंगे, सोचने भर से? आमिर जी, मुझे नहीं लगता कि किसी के सोचने मात्र से या ऑपोजिशन पार्टी के हिसाब से ये जो मोदी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी है, जो ये नया कलेवर है बीजेपी का, मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन को रिस्पॉन्ड करते हुए कोई काम कर रही है। आजकल एजेंडा सेटिंग का कार्यक्रम सरकार की तरफ से हो रहा है और ऑपोजिशन रिस्पॉन्ड कर रही है, तो इस बात से तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। लेकिन जो बात मैं लगातार कह रही हूं आमिर जी, और ये सुनील जी, आप जैसे युवा नेता जो कि टेलीविजन पर ही अपनी आवाज मुखरता से नहीं रखते हैं, आप लोग संजीदगी से पॉलिटिक्स समझ भी रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूं एक वोटर होने के नाते कि इंडी अलायंस में तारतम्यता क्यों नहीं है। आप अगर मैं तो ये भी कंसीड करने को तैयार हूं कि अगर आप मोदी विरोध के नाम पर भी चुनाव लड़ रहे हैं तो भी आपके पास कुछ तो 4-5 मूलभूत इश्यूज होंगे जिनको लेकर के आप मोदी का विरोध कर रहे होंगे। क्योंकि आप अगर मोदी का विरोध करते हैं तो आप देखिए बीआरएस के सुर ताल बदल जाते हैं। आप साउथ इंडिया में जाइए तो आप देखिए कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कहने को तो आपके साथ हैं, लेकिन इंडिविजुअली जब आप बात करें, जब मीडिया उनसे बात करती है तो उनका कहीं ना कहीं रुझान बीजेपी की तरफ होता है। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप लोगों में तारतम्यता अभी तक क्यों नहीं हो पाई है? क्या आप लोगों ने अभी तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं तय किया? और ये सवाल वाजिब सवाल है, ये सवाल बहुत वस्तुनिष्ठ सवाल है जो कोई भी व्यक्ति आपसे पूछेगा। दूसरी चीज आमिर जी, बार बार सीट शेयरिंग पे बात होती है। मैं एक बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि सीट शेयरिंग शायद मीडिया में डिस्कस नहीं किया जा सकता अभी, लेकिन एक वोटर होने के नाते मुझे पता तो होना चाहिए कि अगर मैं वेस्ट बंगाल में हूं, फर्ज कीजिए मैं वेस्ट बंगाल की नागरिक हूं, वेस्ट बंगाल में रहते हुए जहां पे मैं रहती हूं वहां टीएमसी से सांसद है, क्या वहां ये सांसद बदलकर क्या कल कांग्रेस का कोई व्यक्ति जवाब सांसद का चुनाव लड़ेगा? ये क्लैरिटी है जो मुझे चाहिए। सुनील नहीं पता। जी सुनील देखिए जवाब देनवारिस पठान ने राजेश गुप्ता बहुत अच्छा सवाल किया। नहीं, हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने कहा कि मोदी जी का क्यों विरोध है। देखिए, मोदी जी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन मोदी जी ने जो सपने दिखाए कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, है नहीं, देश की संसद सुरक्षित है नहीं, पिछड़े दलितों का आरक्षण सुरक्षित है नहीं, महंगाई आसमान छू रही है। तो हमारा विरोध सिर्फ इस बात को लेकर के है कि आपने नए नए सपने दिखाए थे। जो सपने मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए थे उनमें एक भी वादा और सपना आपने पूरा नहीं किया। हम महंगाई के खिलाफ हैं, सरकारी संस्थानों और संवैधानिक संस्थानों पर जो आपका कब्जा है उसके खिलाफ हैं। और अमीर जी, मैं इस बात को आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, इस देश में जिसको भी लोकतंत्र बचाना है उसको देर सवेर देश की मीडिया के खिलाफ भी हल्ला बोलना पड़ेगा, क्योंकि देश के असल मुद्दों पर मीडिया बात नहीं कर रही है, देश के संवैधानिक चीजों पर मीडिया बात नहीं कर रही है, महंगाई पर बात नहीं कर रही है, रोजगार पे बात नहीं कर रही है, क्योंकि अलग मुद्दों पे बात कर रही है तो मीडिया की विश्वसनीयता भी कम हो रही है। कुछ पूछना चाहती हूं। आपकी ये राय हो सकती है कि मीडिया की विश्वसनीयता कम हो रही है, लेकिन अभी 3-5 राज्यों का चुनाव हुआ, उससे पहले 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ। मीडिया ने तो वही बताया जो सच था और जनता ने भी उसी तरह का मैंडेट दिया। कर्नाटक में अगर कांग्रेस की जीत हुई तो ईवीएम भी ठीक हो जाती है, मीडिया भी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर
3 राज्यों में हार हो जाती है तो मीडिया गलत हो जाता है। एक सवाल ओके सुब्रास्टा 30 सेकंड, सुब्रास्टा 30 सेकंड। एक सवाल क्योंकि आपने मीडिया के ऊपर सवाल उठाया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखिए मुझे लगता है कि तैयारी करनी चाहिए। आप अपनी लड़ाई बीजेपी तक रखिए, ये मीडिया से लड़के कुछ हासिल नहीं होने वाला। सेकंड का सवाल पूछ लूं आपसे? नहीं 1 सेकंड आप पूछ लीजिएगा, पहले सुब्रास्टा बोल ले। सुनील जी पहले सुब्रास्टा जी बोल ले, फिर आप पूछिए। सुब्रास्टा 40 सेकंड, शार्प 40 सेकंड। सुनील जी, आप भी इस चैनल पे आ रहे हैं, अलग अलग चैनल्स पे जा रहे हैं। मैं भी लगातार किसी न किसी मुद्दे पर शरीक होती रहती हूँ डिबेट्स में। जब अभी चुनाव होने वाले थे, ये जो चुनाव खत्म हुए आपके तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, मीडिया का क्या आकलन था? मैं डंके की चोट पे कह रही हूँ आमिर जी, मीडिया गलत थी। मीडिया कह रही थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ तो कहीं नहीं जा रहा कांग्रेस के हाथों से। ये बात प्रामाणिक है, तो आप किसकी बात कर रहे हैं सुनील जी? आप कह रहे हैं लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है। कौन सा लोकतांत्रिक संस्था पे हमला हो रहा है? कौन सी ऐसी लोकतांत्रिक? हमारे यहाँ लोकतांत्रिक संस्थाओं में संसद आती है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानसभा आती है। आप चुनाव में अगर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं सुनील जी, तो ये ठीकरा फोड़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि एक पॉइंट के बाद जनता इरिटेट हो जाती है। जब मुद्दों की बात आपसे पूछी जा रही है, मैं हालांकि सुनील यादव जी आप आज प्रवक्ता बन के आए हैं समाजवादी पार्टी का, तो और इंडिया अलायंस की बात आप रख रहे हैं, तो मैं आपका भी जो लिमिटेशन है मैं वो समझ रही हूं। मैं जनरल एक व्यापक बात कर रही हूं कि विपक्ष के पास आज की डेट में इन सवालों का जवाब नहीं है। जो जितने इशू सुनील यादव जी ने बताए, पूछिए ना कि अखिलेश यादव जी कितने दिन सड़कों पर उतरे महंगाई को लेकर के, कोई एक कैंपेन चलाया हो? सुनील यादव, भारत जोड़ो यात्रा, शिवपाल यादव आपकी पार्टी में नंबर 2 के नेता हैं, मतलब बहुत सीनियर नेता हैं। शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि राम मंदिर पर पैसा क्यों खर्च हो रहा है, इसकी जगह महंगाई कम कर दी जाए। ठीक, मैं मतलब सोचिए ये क्या बयान है। देखिए सुब्रास्टा जी, एक आपके नेता है महासचिव, वो कह रहे हिंदू धर्म धोखा है। देखिए अरे मैं आ रहा हूं। सुब्रास्टा जी ने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि कौन से संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन पर कब्जा हो रहा है। देश की संसद क्या सुरक्षित है? चुनाव आयोग क्या विपक्ष की आवाज सुन रहा है? ईडी, सीबीआई, इस पर हम नहीं जाना चाहते। मैं केवल अमीश भाई आपसे बहुत निवेदन करके एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं लगातार आपकी डिबेट देखता हूं जी। आप क्या पिछले 1 महीने में बता सकते हैं महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, इस पर आपने डिबेट की हो? भ्रष्टाचार पे 2 दिन पहले ही करी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं मीडिया पर सवाल खड़ा कर दूंगा। तो भ्रष्टाचार पर 2 दिन पहले ही चर्चा करी थी। ईडी के संबंध पे कई मुख्यमंत्री जा नहीं रहे हैं। ओके, डॉक्टर अजय आलोक वेट कर रहे हैं, वारिस पठान वेट कर रहे हैं, और राजेश गुप्ता वेट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के एमएलए। एक सेकेंड अजय आलोक 30 सेकंड। क्या आपको लगता है कि हर चीज कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है? अब तो कहा जा रहा है कि मालदीव की सरकार भी मोदी के साथ मिली हुई है, 3 मंत्री हटा दिए उसने अपने। देखिए अमित जी, ऐसा है ना कि उस बच्चे की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए कि जो क्लास में फेल कर जाए उसके बाद बहाना ढूंढने लगे कि नहीं मेरी टीचर ठीक नहीं थी, नहीं मुझे तैयारी का मौका नहीं मिला, तो नहीं एग्जाम में 3 घंटे कम होते हैं, मुझे ज़्यादा चाहिए था। वो सब काम नहीं करना चाहिए, खासकर जब बात सरकार बनाने और विपक्ष में रहने की होती है। भाई आपके कर्म से आप हटे हैं ना सुनील जी। कोई पहला चुनाव तो आप हारे नहीं, 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे। कितना प्रूफ चाहिए आपको? कितनी बार मोहर लगाएगी उत्तर प्रदेश की जनता कि आपको नहीं चाहती है? 32% वोट लाते हैं आप 2022 में, वो भी तब जब अकेले ऑपोजिशन बन के आप लड़ रहे थे। बहन जी तब भी 13% पे रहती है। हमारा आंकड़ा 50% के नज़दीक रहता है। हम तो आज भी मान के चल रहे हैं कि आप सब एक हैं, आप लोग कोई अलग अलग नहीं है भाई। कब एक बस फर्क यह है कि एक हैं इसलिए एक दूसरे को निगलने को तैयार रहते हैं। कब कौन किसको निकलेगा, कब किसको कौन काटेगा पता नहीं। आपने कहा संवैधानिक संस्थाएं चरमरा रही हैं, कोलैप्स कर रही हैं, चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुन रहा है। आज कार्ति चिदम्बरम को तमिलनाडु कांग्रेस ने नोटिस भेज दिया। जानते हैं क्यों? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से ज़्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री मोदी हैं और ईवीएम बिल्कुल सही काम करती है, बैलेट की जरूरत नहीं है। जब आपके गठबंधन में आप ही के पार्टी के अंदर से अंतर्विरोध की आवाज़ निकलेगी तो उसमें भी हमारा दोष है। तब फिर बोलिए कि कांग्रेस को भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। आज कांग्रेस पार्टी से आपकी लड़ाई हो रही है सीटों के बंटवारे पे, तो आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस हमारे कहने पे आपसे लड़ रही है? या पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस से लड़ रही है, तो क्या कांग्रेस हमारे कहने पे लड़ रही है? आप लोग की आपसी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है, वारिस पठान, आप लोग कोई दिल बड़ा करने को तैयार नहीं है। वारिस पठान, ये पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा है जो इंडिया अलायंस को
इंडिया अलायंस को कमजोर कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना कह रही है, उद्धव ठाकरे, कि हमारी 23 सीटें होनी चाहिए, और कांग्रेस कह रही है कि अब शिवसेना वैसी थोड़ी बची है जैसी पहले होती थी। आप खुद महाराष्ट्र से आते हैं। मैं तो, हम लोग तो ना इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ना हम तो ये बीजेपी के साथ का हिस्सा है। हम लोग तो सिंगल लड़ रहे हैं ना पूरे देश के अंदर। पिछली मर्तबा भी हमने लड़ा था खाली 3 सीट के ऊपर, औरंगाबाद से लड़े, किशनगंज से लड़े, हैदराबाद से लड़े, 3 में से 2 जगह पे तो हम जीत गए। मगर यहाँ जो इंडिया गठबंधन बन गया है, ये लोग के लिए तो हम पॉलिटिकल अछूत है ना, इनको हमारी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने तो 10 मर्तबा का हमारे साथ हम कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे। हम सक्षम है बीजेपी को हराने के लिए। औरंगाबाद में हराया 3 टर्म के सिटिंग एमपी को, मगर नहीं करते। बहरहाल ठीक है, हम तो लड़ेंगे। अब बात नंबर 2, एक चीज आपको और बताना चाहिए था अमित भाई, मोदी जी गुजरात के अंदर है, शेख आए बाहर से, उनको गले वले मिल रहे हैं। मोदी जी को बाहर के शेखों से मोहब्बत है, हिंदुस्तानी मुसलमान से मोहब्बत नहीं है उनको। उसी गुजरात के अंदर ये नारी सम्मान की यहाँ बात कर रहे। शुभराष्ट्र जी तो हमारी बहन है, यहाँ बैठी हुई है, वो तो काफी नारियों के सम्मान में बात भी करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी बात करती है। कल सुप्रीम कोर्ट ने वहीं का एक जजमेंट दिया बिल्किस बानो के केस में, आपको पता है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजरात सरकार की कंप्लिसिटी थी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रेमिशन देने में। उन्होंने मिलकर, और यूनियन होम मिनिस्ट्री ने लिख के दिया था लेटर कि आप उनको छोड़ सकते हो रेमिशन के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर कानूनी है, सरकार मिली हुई है बलात्कारियों से। मोदी जी वहां सबके घर पे जाते, एक मरतबा बिल्किस बानो के घर पे जाकर माफी मांग लेंगे तो कुछ कम हो जाएगा, मगर नहीं करेंगे ऐसा। इसलिए जुमलाबाज पार्टी इनका नाम रख दिया हम लोगों ने। क्यों ऐसा किया? बिल्किस बानो का बलात्कार, 5 महीने की प्रेग्नेंट औरत थी, उसकी बेटी का सर फोड़ दिया, पत्थर से मार दिया, उसकी मां का बलात्कार करके मर्डर कर दिया, बहन का बलात्कार करके मर्डर कर दिया, और 2 एमएलए जो थे भाजपा के, उन्होंने कहा था संस्कारी पार्टी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई भाजपा को। तो अगर वाकई में मोदी जी बोलते हैं ना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नारी सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ट्रिपल तलाक में बोले थे मुसलमान औरतें मेरी बहन है, गुजरात में आज मोदी, अमित भाई बोलिए मोदी जी को, जाए सबके सामने बैठे, बिल्किस बानो के साथ माफी मांगे कि बिल्कुल हमारी भाजपा सरकार ने बिल्किस बानो तुम्हारे साथ गलत किया, बेइंसाफी की थी हमने तुम्हारे साथ। हम इस बात बिल्किस बानो की बात करी, कल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया ना बिल्किस बानो पर यह चर्चा है, ना मुझे लगता बिल्किस बानो पर यह चर्चा है, ना चर्चा देश पे। देश की नारी बिल्किस बानो है। बिल्कुल है, देश की नारी तो बिल्किस, देश की नारियां तो बहुत सारी है। एक सेकंड देखिए, मुझे लगता है कि अभी आप बोल रहे थे कि मुझे बोलने का मौका कम मिला, बाकी लोग बकवास कर रहे हैं, यही बोला ना आपने। अजय आलोक, सुभराष्ट्र, सुनील यादव, ये लोग बकवास कर रहे हैं, आपने मुझे सबसे आखिर में बोलने का मौका दिया। वैसे आखिर में 30 मिनट कार्यक्रम को नहीं हुए थे, लेकिन आपने सबको बकवास करार दे दिया। अब मैं आपको बताता हूं विषय, आज का विषय यह है, क्या आपको लगता है कि राम जी बीजेपी का तो बेड़ा पार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जिस तरह से भगवान राम को, राम मंदिर को लेकर अपशब्द कह रहा है, इसलिए उसका नुकसान हो रहा है? जवाब दीजिए 30 सेकंड में इस बात का। सुनिए, किसने बोला राम जी का अपमान? किसने किया? सनातन धर्म का अपमान किसने किया? हिंदू भाइयों की आस्था का अपमान किसने किया? नाम गिनाता हूं, चंद नाम गिना रहा हूं आपको। स्टालिन ने किया, मौर्य ने किया, अवार्ड ने किया, तेजस्वी ने किया। इसमें कोई भी मुझे बता दीजिए अमीश भाई, दिल पे हाथ रख के, एक भी भारतीय मुसलमान ने लॉर्ड राम के खिलाफ कोई बात की? अभी फिलहाल मंदिर के खिलाफ कोई बात की? सनातन धर्म के खिलाफ कोई बात की? नहीं की। तो बीजेपी ने क्या एक्शन ले लिया मौर्य के खिलाफ? क्या एक्शन ले लिया तेजस्वी के खिलाफ? ओवैसी ने भी तो कहा मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी। रावत को जेल में डाला, वो तो हम तो ताकयामत तक बोलेंगे मस्जिद थी है और ताकयामत। तो फिर संविधान को नहीं मानते आप? ओके। राजेश गुप्ता, मैं आपकी बात आता हूं। राजेश गुप्ता मानते हुए अपनी बात रख रहा हूं ना मैं। जी राजेश गुप्ता, लोकसभा चुनाव में को लेकर जो गठबंधन की बात हुई, सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस के कहते हैं, एक तरफ तो आप कहते हो केजरीवाल चोर है, भगवंत मान चोर है, दूसरी तरफ आप कहते हो कि गठबंधन कर लो, तो कैसे करेंगे? पंजाब में तो गठबंधन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है, दिल्ली में होगा। देखिए, अभी गठबंधन कहाँ का होगा उस पर तो बात चली रही है। आपने देखा कल एक मीटिंग हुई और बहुत ही पॉजिटिव मीटिंग थी, बहुत ही सकारात्मक मीटिंग थी, और अभी ये देख रहे हैं कि कितनी सीट्स पे कौन कौन पार्टी लड़ेगी। पंजाब बहुत सारे स्टेट्स हैं, दिल्ली है, पंजाब है, और भी कुछ स्टेट्स हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी बात चलेगी। अभी तो बहुत शुरुआती दौर है, और मेरा ये कहना है कि जो टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हैं कि नुकसान हो रहा है, अच्छा हो रहा है, देखिए
भगवान राम को मानने वाले देश के अंदर एक, मुझे मेरा मानना है सभी मानते हैं। अगर आप गांव देहात के अंदर जाएंगे तो अगर आप किसी मुस्लिम भाई को भी देखेंगे तो वो भी आपको राम राम करके बोलेगा। और गांव देहात नहीं, मैं दिल्ली में भी आपको दिखा दूंगा। ये सिर्फ एक परंपरा है हमारी जो बरसों से चली आ रही है। मुझे लगता है किसी की मृत्यु होती है तो राम राम सत्य कहते हैं। मुझे इसमें कुछ बहुत अजीब नहीं लग रहा है। देखिए, एक बहुत छोटा सा वर्ग इस देश में ऐसा है जो भाजपा को वोट देते हुए ये ऐसा सोचता है कि नहीं, सिर्फ एक ही देश, एक ही भगवान की बात होनी चाहिए, बाकी सबको हटा देना चाहिए। लेकिन ज्यादातर हिंदू भाई जो है, जिसमें से मैं भी हूं, मुझे लगता है आप भी उसी में से होंगे, जिनका यह मानना है कि राम मेरे लिए आस्था का प्रश्न है, मेरे लिए है, मैं पूजा करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, आज मंगलवार है मैं मंदिर जाता हूं, मैंने अभी एक मीटिंग करी, हनुमान चालीसा करी। लेकिन साथ साथ वारिस पठान किस भगवान की पूजा करते से अल्लाह को पूछते हैं, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ना मैं ये बर्दाश्त करना चाहता हूं कि वारिस पठान मेरे धर्म के बारे में कुछ कहे, ना मैं उनके बारे में कुछ कह रहा। मैं उनकी इज्जत करता हूं, वो मेरी इज्जत कर रहे हैं। यही तो इस देश की खासियत है, यही तो प्यार है। और मुझे लगता है यही राम जी की सीख है, यही राम राज्य है कि अपने दुश्मन से भी ढंग से बात करना चाहिए, ना कि ऐसा कि कोई आपके थोड़ा सा आपका विरोधी है, आपको डर लगता है तो आप ईडी को भेज दो, सीबीआई को भेज दो, गिरफ्तार कर लो, तंग करो। मतलब मुझे ये चीजें ठीक नहीं लगती और मेरी पार्टी को नहीं लगती। हम लोग शिक्षा पे बात करते हैं, रोजगार पे बात करते हैं, आपने बड़ा पॉइंट रखा, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं मोटरोला ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और ट्वीट देख रहा हूं मोटरोला के फोन से। रविंद्र लिख रहे हैं और रविंद्र ये लिख रहे हैं कि क्या सही में इंडिया गठबंधन एक होकर चुनाव लड़ पाएगा। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने जो प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला था उस पे जाने से इंकार कर दिया है। कहा कि मैं इन लोगों को नहीं जानता, यानी मैं विश्व हिंदू परिषद के लोगों को नहीं जानता, मैं इनका न्योता स्वीकार नहीं करूंगा। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं लिया अखिलेश यादव ने, वीएचपी देने गई थी निमंत्रण। इस समय की बहुत बड़ी खबर है और न्योता देने वालों पर बोले अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि मैं इन्हें नहीं पहचानता, नहीं जानता, न्योता देने वालों को मैं नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। यानी अब प्राण प्रतिष्ठा में अखिलेश यादव को बुलाया गया था लेकिन वो नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने न्योता ही स्वीकार नहीं किया है। ये इस समय की बड़ी खबर है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर है, 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इस समय की बड़ी खबर है, योगी सरकार का यह बड़ा फैसला है। 22 जनवरी को जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इसके साथ साथ शराब की दुकानें भी बंद रहेगी। ये इस समय की बड़ी खबर है। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है। डॉक्टर अजय आलोक, आपने सुना क्या कह रहे थे वारिस पठान और क्या कह रहे थे गुप्ता जी, और साथ ही साथ अखिलेश जी ने मना कर दिया, इंकार कर दिया है न्योता स्वीकार करने से क्योंकि वो वीएचपी वालों को नहीं जानते। ये तो मैंने अपने ओपनिंग में ही बोला था ना कि अखिलेश को न्योता मिला राम मंदिर में जाने का, उन्होंने अस्वीकार किया कि मैं नहीं जानता हूँ। ये स्वयं का अहंकार भगवान राम से ज़्यादा है। लेकिन सच्चाई ये अमीश जी, ये फिर वही दौड़ है। और आज अखिलेश के न्योता अस्वीकार करने से मैं आज बात लिख के दे देता हूँ, न राहुल, न प्रियंका, न सोनिया, तीनों में से कोई, या न खड़गे जी, चारों में से कोई नहीं जाएगा 22 तारीख को। ये भी लिख के ले लीजिए। ये दौड़ वही है, मुसलमान पटाओ, मुसलमान पटाओ। अगर चले जाएंगे और कहीं मुस्लिम लोग भाग गए कांग्रेस में तो इसलिए नहीं जाएंगे, और अब कांग्रेस भी नहीं जाएगी, यात्रा भी निकालेगी। और गठबंधन तो खैर बहुत दूर की बात है। इन लोग में आपसी होड़ लग गई है कि मुसलमान का तुष्टीकरण कौन करता है, कैसे मेरे पास आए। और वारिस पठान बेचारे इसी में मरे जा रहे हैं, चिंता में कि मुसलमानों की बात हम करते रहते हैं, हमको कोई पूछता ही नहीं है। जी, दिक्कत ये है इस देश में जवाब ले लेता हूं की राजनीति इतनी हावी है कि 18% के पीछे पूरी दुनिया पागल है। अमीश भाई, अरे 82% को कोई पूछ ही नहीं रहा। अजय आलोक साहब सुनिए, जवाब सुनिए। अजय आलोक साहब, बीजेपी की नजर में हर वो इंसान जो उसके अगेंस्ट में बोलेगा वो तो एंटी हिंदू हो जाएगा। 4 शंकराचार्य ने बॉयकॉट किया है, कहा हम नहीं जाएंगे। पुरी के शंकराचार्य ने क्या किया, वो तो इतने बड़े महागुरु है, करोड़ उनके फॉलोअर, इतने सारे लोग हैं। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी नहीं जा सकते, प्राण प्रतिष्ठा झूठ बोलने का करेंगे, ठेका आप ही ने ले लिया, तालियां बजाएंगे। झूठ बोल रहे हैं आप सुनिए, परसों से आप लगातार झूठ बोल रहे हैं वारिस भाई, हर चीज में झूठ बोल रहे हैं। कभी राम मंदिर के बारे में झूठ बोलते हैं, कभी शंकराचार्य के बारे में झूठ बोलते हैं। सच की बात, झूठ बोलने का आपने ठेका ले लिया क्या? सच्चाई की बात कर रहा हूँ। एक तो आप ना 3 में है ना 13 में। अच्छा, पूरी इंडिया वालों ने आपको रखा नहीं, ने कहा कि नहीं कहा। सुनिए, हम आपको रखेंगे नहीं। तेल लेने गए नहीं रखा कहाँ पे भाई, तेल लेने गया।
औरंगाबाद खुद किशनगंज गब्बर है, खुद लड़ देंगे हमारी औरंगाबाद लड़ाई। गलती से जीत गए, खुद गब्बर है, खुद लड़ गलती देंगे से हमारी लड़ाई औरंगाबाद को। जीत के फिक्र मत जितना करो, खुद हमारा हैं आप। टेंशन मत लो, हमारे साथ अल्लाह है। इस बार नहीं, ओवैसी नहीं, साहब बहुत- जीतेंगे कि नहीं, बहुत- पहले दो उस पर से- सोचिए। 200-300 पे पहुंच गए, हम भी जाएंगे। जीत रहे वो जीत गए, 2 लाख की मार्जिन से जीत रहे, फिक्र मत करो, हो गया काम वहां पे। मैं वही कह रहा हूँ, ओवैसी साहब जीतेंगे कि नहीं, पहले दिमाग उस पे लगाइए। ये सब कहाँ चक्कर में आप पड़े हुए हैं? जीत कहीं जाएंगे। कहाँ जब चक्कर में पड़े हुए? बोलने नहीं दे रहे, देखो अभी आप जीत जाएंगे, मुस्लिम लीग दबोच बना लेंगे, भले 50-100 साल लगे, कर लेंगे। को मैंने दबोच डाला, इसलिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। अभी आपका मेरी टर्न कौन सी आएगा, दुखती ये हुई चैनल रग पे है? तो कोई और चैनल पे मैं भी आपको रोकूंगा बीच में। मैं आपको बीच में किस तरह टोकूंगा, देखो मेरे को तो बहुत मजा आता है बीच में टोकने, मेरे तो फेवरेट हॉबी है बीच में टोको। मैं तो सुनो कहाँ बात मेरी, टोक रहा अभी हूँ अजय लोग सुनो, मैं कहाँ टोक रहा हूँ? आप तो बोलने नहीं दे रहे हो, मेरा टर्न है। अच्छा, मुसलमान मेरा पटाओं नाम पे है, पहले आपको ज्ञान मेरा नाम दीजिए। इतना अच्छा रखता है तो आप रख सकते हो। अच्छा, एक मुसलमान सेकंड पटाओं में ज्ञान मेरे को चाहिए कि सुनना है। इतने एक सेकंड मुझे गुप्ता जी आपके पास आना है, और एक सेकंड मैं आपको मौका दूंगा वारिस। राजेश तो निपट लो, फिर गुप्ता जी एक सेकंड राजेश गुप्ता आप कहते हैं कि सबके राम है। अगर सबके राम है तो विपक्ष के नेताओं को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को न्योता मिल रहा है तो नहीं जाना चाहिए, क्या आपको लगता है? अगर चले भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए अमीश भाई, बात यह है कि एक ना राजनीतिक सा माहौल बनाया गया है, तो राजनीतिक पार्टी जो विरोध में है वो मना कर रही है। आप बात समझिए, हिंदू मना नहीं कर रहा, राजनीतिक पार्टी मना कर रही है। और जिस वीएचपी की बात कर रहे हैं उसी के थे ना प्रवीण तेगोड़िया जी, जिन्होंने ऑटो में बच के भागे थे कि मुझे मोदी जी से जान का खतरा है। शंकराचार्य जी मना कर रहे हैं। और मैं आलोक भाई आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मुसलमानों से आपको इतनी दिक्कत है तो काहे बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी? ओवैसी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं हैदराबाद से, निपटा दें ओवैसी जी को। क्या डर है, हार जाएंगे क्या मोदी जी वहां से? मोदी जी सबसे बड़े नेता है भाई हिंदुस्तान के, जाएं और जाके वहां लड़े। और जवाब अजय आलोक जवाब, अमित शाह जी भी जाएं और औरंगाबाद से अजय आलोक जवाब। भाई दो सीटें दोनों पे हराओ, खत्म करो। राजेश जी लगता है 2014 में आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, लगता है 2 आदमी बाहर से ही आए थे लड़ने। मोदी जी भी गुजरात छोड़ के आए थे बनारस लड़ने, अरविंद केजरीवाल भी आए थे दिल्ली छोड़ के लड़ने के लिए। एक ने चुनाव के बाद माफी मांगी, फिर हाथ जोड़ जोड़ के मुझे माफ कर दो, दिल्ली छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, दिल्ली छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। अब जवाब सुनिए ना, जवाब सुनिए भाई, अरे जवाब सुनिए तो सही, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। एक मिनट, आप तो लड़ नहीं रहे ओवैसी के खिलाफ। हैदराबाद के चुनाव, अभी लोकसभा चुनाव घोषित होने दीजिए, हमारे प्रत्याशी का नाम सुन के पैर तले जमीन खिसक जाएगी। न सिर्फ आप इंडिया अलायंस की, ओवैसी तो हारेंगे ही हारेंगे, उनको भी हराने का जिम्मा हमारा ही है, आपका नहीं है, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि वो जिंदा रहे। लेकिन सच्चाई है कि लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़ के माफी मांगी थी कि नहीं दिल्ली में, मुझे माफ कर दो, मुझे इस बार माफ कर दो, मैं कान पकड़ के कहता हूं दोबारा दिल्ली छोड़ के नहीं जाऊंगा। बड़ी इच्छा थी पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की, दिल पे पत्थर रख के भगवान आलोक भाई हमने माफी मांगी, हमने अंग्रेजों से माफी तो नहीं मांगी। आलोक भाई अंग्रेजों से माफी तो नहीं मांगी। अरे अंग्रेजों से तो हमने कभी नहीं, अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, समय तो आप पैदा भी नहीं हुए थे, और हम उस वक्त नई बनी पार्टी जाके बनारस में चुनाव लड़ने मोदी जी के खिलाफ पैदा हुए थे। हमने एक एक करके तीनों बार आपको कितने विधायक आ रहे हैं? पैदा तो फिर 5000 साल पहले भी आप में नहीं हुए थे, लेकिन वो तो आस्था है ना, वो तो लेकिन तो ये हट क्या है कि हम ये कार्यक्रम बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम में अगर विपक्ष के नेताओं को आमंत्रण मिल रहा है, हम नहीं जाएंगे, ये जिद क्यों है? ये जिद क्यों है? भाई पहले 3 बार सुनिए, मैं व्यक्तिगत रूप से 3 बार अयोध्या गया हूं, मुझे किसी बीजेपी ने नहीं बुलाया, मेरी आस्था थी, मैं गया। लेकिन जब एक राजनीतिक पार्टी एक राजनीतिकरण करके कोई काम कर रही है, तो एक राजनीतिक पार्टी को हक है कि वो देखे कि उसको कैसे जवाब देना है, वो तो है ना। इसमें राजनीति की आस्था का ठीक है राजनीतिक पार्टी का जवाब है। सुनील यादव, मैं एक सेकंड वारिस होल्ड ऑन, सुनील जवाब दो। मैं बिल्कुल अजय आलोक से जवाब ले लूंगा, एक साथ ले लूंगा जवाब। एक सवाल का जवाब बिल्कुल। सुनील यादव, क्या आपको लगता है ना जाकर एक बड़ा मैसेज दे दिया जाएगा और गठबंधन को पूरे इसमें बल मिल जाएगा? अच्छा अमीश भाई, मैं आपसे बा ईमानदारी पूछ रहा हूं, भगवान राम अयोध्या में केवल 22 तारीख तक ही रहेंगे, उसके बाद कहीं चले जाएंगे? और विश्व हिंदू परिषद के बारे में हमारे नेता ने बोल दिया हम नहीं जानते ये कौन लोग हैं।
भाई भगवान राम जब बुलाएंगे तब भक्त चला जाएगा। तो अब बुलाया जा ही नहीं रहे, मीडिएटर की जरूरत नहीं है। अब भगवान राम ने प्राण मीडिएटर प्रतिष्ठा में आने का मौका दिया, न्योता दिया, लोग तो जाना चाहते हैं, लोग तो राम काज करीबे को आतुर होते हैं, लेकिन आपको न्योता है, आपने इनकार कर दिया। देखिए अमीश भाई देखिए एक बात आप भी समझ लीजिए। आपकी एक दिन मैं डिबेट सुन रहा था, आपने कहा कि जो भगवान राम के मंदिर चला जाएगा या जो मंदिर चला जाएगा उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब जो मंदिर चला जाए उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। पूरा सेंटेंस सुनते तो ये बात नहीं कहते आप। अरे हमने सुना, पूरा सेंटेंस सुनते तो पूरी बात नहीं कहते। हम कहते हैं कि जो ईश्वर का नाम लेता है उसको तकलीफ कम होती है। ईश्वर का नाम हम सब लेते हैं, अगर ईश्वर का नाम लो तो बीमारी भी कम आती है। लेकिन अगर आ जाए तो डॉक्टर इलाज कर देता है, लेकिन जब डॉक्टर इंकार करता है तो यही जब डॉक्टर इंकार करता है तो वो भी कहता है कि दवा और दुआ की जरूरत है। जिसको जहां पूजा अर्चना और इबादत करनी है कर ले, यही कहा जाता है। सुनील यादव अपनी बात को कंप्लीट करिए। 15 सेकंड, देन डॉक्टर अजय आलोक। हमारे नेता ने कहा कि जब भगवान बुलाएंगे तब हम अयोध्या सपरिवार दर्शन भी करेंगे, दक्षिणा भी देंगे, चंदा नहीं देंगे क्योंकि चंदा चोरी कर लेते हैं बीजेपी वाले, तो चंदा नहीं देंगे, दक्षिणा देंगे। ओके डॉक्टर अजय आलोक। सबसे पहली बात सुनील भाई, भगवान को दक्षिणा नहीं दी जाती है, पंडित को दक्षिणा दी जाती है, थोड़ा सा करेक्ट कीजिए। दूसरी बात, हाँ मंदिर में देंगे दक्षिणा, भगवान से तो मांगने जाएंगे, भगवान को कौन क्या देगा? भगवान को चढ़ावा चढ़ाया जाता है। सुनिए तो सही, दक्षिणा नहीं दी जाती है। एनीवे, अब दूसरी बात सुनिए, हम में से पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं ना, भगवान राम जिस दिन बुलाएंगे ना उस दिन सबको जाना पड़ेगा, कोई रुक नहीं सकता है। अभी बात श्रद्धा की थी कि भगवान राम के दूतों ने आमंत्रण दिया था, आपने आमंत्रण अस्वीकार कर दिया क्योंकि आपका अहंकार बढ़ा है। नहीं तो भगवान राम हम में से दूत है? किसी को जमीन का घोटाला करने वाले दूत हैं, तो जाना पड़ेगा। चंदा चोरी करने वाले दूत आप नहीं गए, आपकी इच्छा है। ऐसे दूतों को हम दूत नहीं मानते। आपकी इच्छा, आप नहीं गए। ऐसे दूतों को दूत नहीं मानते और ऐसे लोगों को आप भी दूत मत कहिए। मंदिर के पुजारी भी दूत ही होते हैं जो पूजा करवाता है। घोटाला करने वालों को, चंदा चोरी करने वालों को आप दूत कहेंगे, ठीक है ना? जो श्राद्ध करवाता है वो भी दूत ही होता है। लाश जलने के पहले जब डोम राजा मुंह पे आग लगाते हैं ना तो वो भी दूत ही होता है। ये परंपराएं हैं, ये मान्यताएं हैं। आप नहीं मानते हैं क्योंकि आप हिंदू नहीं हैं, तो बहुत अच्छा। जमीन घोटाला करने वालों को, चंदा चोरी करने वालों को दूत मत बोलिए। दूत की बड़ी आस्था होती है, उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है, किसी को भी दूत मत बोलिए। मेरा अनुरोध है आपसे। अच्छा ठीक है, दूत नहीं बोल रहा हूं, वो भगवान के दूत ही होते हैं इस पृथ्वी पे। अच्छा ठीक है, मैं सुब्राष्ट्रा पॉलिटिकली ये मैसेज सही है, गलत है कि अगर राम मंदिर का न्योता है तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी का इवेंट है? सुनील जी ने जो बात कही ना कि नहीं, आम आदमी पार्टी के एमएलए ने बात कही कि 22 जनवरी के बाद भी हम जा सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके बाद हम जाएंगे, जो भी बात है वो एक तरह से देखा जाए विपक्ष की बात सही है। लेकिन आप देखिए विपक्ष बात कर कैसे रहा है और जिस टोन में कर रहा है और जिस तरीके से कर रहा है उससे ऐसा ही मैसेज जा रहा है कि विपक्ष राम मंदिर के निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा तो छोड़ दीजिए, निर्माण से ही सहमत नहीं था। सिंपल सी बात है, जब आप देख रहे हैं कि देश का माहौल है और उस माहौल में लोग राम जी के प्रति सिर्फ आस्था ही नहीं रख रहे, 22 जनवरी को लेकर के कई लोगों के मन में कई सारे उद्गार हैं। उस उद्गार का एक लोकतंत्र में सम्मान करते हुए विपक्ष मत मानता ना, सरकार के न्योते को नहीं मानता, सरकारी तंत्र की तरफ से अगर न्योता जा रहा है नहीं मानता, वो वीएचपी की तरफ से न्योता जा रहा है नहीं मानता, लेकिन राम जी के बुलावे पर तो जा सकते थे, एक कैंपेन तो बिल्ड कर सकते थे, पॉलिटिकल ही कैंपेन बिल्ड कर लेते कि भाई हमारी एक अलग से राम यात्रा निकल रही है और हम जाएंगे, हम जहां जहां पांव पड़न रघुवर के नाम से एक कैंपेन चलाते। तो इतनी बुद्धि अगर इनके पास होती तो शायद करते, लेकिन बात बुद्धि की भी नहीं है ना अमित जी। बात जो कहीं ना कहीं आलोक जी जो कह रहे हैं वो फिर वोटर्स के मन में जाकर के चिपकती है। ओके राजेश गुप्ता बहुसंख्यक राजेश गुप्ता रिप्लाई, राजेश गुप्ता सुब्राष्ट्रा की बात का रिप्लाई नहीं है। अमित जी मैं अपनी बात को रख दूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं 22 के बाद जा सकता हूं। मैंने ये कहा कि मैं पहले भी 3 बार गया हुआ हूं और मैं कह रहा हूं मैं बार बार जा सकता हूं। व्यक्तिगत रूप से भगवान राम को, जैसे बिल्कुल आलोक भाई ने कहा कि वो हमें बुलाएंगे तो हमें जाना है, सवाल एक राजनीतिक प्रश्न का था और मैं एक गारंटी देता हूं आपको,
आलोक भाई अपने घर में एक हनुमान चालीसा रखे, मैं जाऊंगा उसके अंदर, और मुझे लगता है वारिस पठान भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आलोक भाई या मैं अपने यहाँ पे एक हनुमान चालीसा चलिए वारिस जी से पूछ लेते हैं। वारिस जी इन्होंने ये आम आदमी पार्टी के विधायक ने आपको ऑफर दिया कि हनुमान चालीसा, अगर आप राजनीतिक चीजें रखेंगे तो हनुमान चालीसा वो अपने घर पे रखेंगे तो आप जाएंगे? वारिस जी, मैं भी उनके तराबी में जाऊंगा जी, वारिस भाई तराबी, ठीक है, लेकिन राजनीतिक में थोड़ी जाऊंगा। ओके वारिस जी, अगर वारिस भाई तराबी के अंदर मुझे बुलाएंगे मैं जाऊंगा, ठीक है। मैं लेकिन राजनीतिक तौर पे नहीं आप जाएंगे, मैं पूछ रहा हूं वारिस जी क्या आपका न्योता स्वीकार कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं सवाल ये। वारिस जी देखिए, जाना तो हमारे भी हिंदू दोस्त बहुत सारे, आपके तो अमीश भाई 2-4 होंगे, हमारे तो दर्जनों के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त है नॉन मुस्लिम। सब लोग एक ही चीज बोल रहे हैं मेरे को, वारिस भाई बीजेपी सिर्फ नौटंकी कर रही है, नाटकबाजी चालू है और कुछ नहीं हो रहा है। अभी ये सब जगह लाइट लगाएंगे, पूरी जगह फटाके फोड़ेंगे, सब करेंगे। किसके पैसे से करेंगे जरा बताओ? अजय लोग गवर्नमेंट के पैसे से कर रहे हैं। अमीश भाई आपका भी तो पगार में, अमीश भाई आपका भी तो पगार में टैक्स कटता होगा ना, ऐसे जो वारिस भाई एक पैसा सरकारी नहीं है, पगार में टैक्स जो कटता है वारिस भाई जा रहा है, वो भी जा रहा है। वारिस भाई सुनिए, वारिस भाई सुनिए, बात का जवाब अजय आलोक से बात नहीं होगी, बात ये होगा, बात ये होगा, सिर्फ सिंपल बात होगा। मैं दे रहा हूं जवाब आपकी बात। 4 शंकराचार्य लोगों ने बॉयकॉट किया है, वो भी क्या एंड टू हिंदू हो गए तुम्हारी नजर में? पैसा सरकार का नहीं, वो भी एंड टू हिंदू। अरे वारिस पठान नीचे की पट्टी देख लो, नीचे की पट्टी देख लो, ये टैक्स का पैसा नहीं है। कथावाचक मुरारी बापू ने 11 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया है। गोविंद भाई ढोलकिया हीरा कारोबारी है, उन्होंने 11 करोड़ दिया है। शिवसेना शिंदे गुट ने 11 करोड़ दिया है, और पता नहीं कितने लोगों ने करोड़ों रुपए दिए राम मंदिर के लिए। इसीलिए ये टैक्स का पैसा नहीं है, ये आस्था का पैसा है, ये आस्था का पैसा है, ये चढ़ावा है, ये दान है, ये राम यानी ये रघुवर के सम्मान में किया गया अपना जो हम दे सकते हैं वो है। इसलिए ये ओके। डॉक्टर अजय लोक रिप्लाई, डॉक्टर अजय लोक, मेरा कट गया। डॉक्टर अजय लोक, हेलो बोलेंगे। और अब आर पार में बात सत्य और तथ्य की। व्यूअर्स, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया। उन्होंने लोगों से पूछा था कि उन्हें मंदिर चाहिए या फिर अस्पताल, क्योंकि बीमार पड़ने पर तो अस्पताल जाना पड़ता है, मंदिर जाने से काम नहीं चलता। यानी तेजस्वी यादव इनडायरेक्टली कहना चाह रहे थे कि राम मंदिर पर करोड़ों खर्च करने की बजाय विकास के कामों पर पैसे खर्च होने चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी यादव इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? राम मंदिर के निर्माण विकास की राह में बाधा होगा, क्योंकि मोदी की पॉलिसी विकास के सारे डायनेमिक्स बदल के रख दिए हैं। आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासतों को भी चमका रहा है और उसी चकाचौंध के बीच से विकास की गंगा भी बह रही है। अयोध्या में तो अभी मंदिर पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ है और नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर तैयार हो चुका है। रेलवे स्टेशन पहले से और ज्यादा भव्य और वर्ल्ड क्लास बन चुका है। सड़कें चौड़ी और साफ सुथरी बन रही हैं। इतना ही नहीं, 500 बेड वाले हॉस्पिटल की प्लानिंग भी शुरू हो गई है, उसका काम चल रहा है। अनुमान है कि 23 जनवरी के बाद रोजाना करीब 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हर दिन आएंगे। यानी अयोध्या की इकोनॉमिक्स, वहां के स्थानीय लोगों को फायदा कितना बड़ा होगा। यानी ये लोग वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे और इसका फायदा भी उन तक पहुंचेगा। काशी कॉरिडोर की आप बात करिए, काशी कॉरिडोर को जब दिव्य बनाया गया उसके बाद वहां श्रद्धालुओं की संख्या कितनी बढ़ गई। और सोचिए, नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को करेंगे। आज वो गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी राम की बात भी करते हैं और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात भी करते हैं। ये बात सोचने वाली है। इसलिए ये कहना कि राम मंदिर के बाद कुछ नहीं होगा और राम मंदिर से फलानी चीज रुक जाएगी, ये शायद बहुत गलत और खराब सोच है।